सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपने हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसे पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो अपने समाज की बहुत बड़ी विडंबना रही है। प्राचीन काल से लेकर चाहे मध्यकाल की बात करें, चाहे आज के आधुनिक युग की बात की जाए, उसमें जो विषय हम ले रहे हैं, आज का विषय जो मैं पढ़ाने चल रहे हैं, उसमें उसी से संबंधित आज भी विचार और तथ्य अलग अलग समय में उजागर होते रहते हैं। अपने समय के महानतम संविधान बनाने वाले महानतम व्यक्ति जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने एक कल्पना की है, एक विचार अपने प्रस्तुत किए हैं इस पाठ में। उस पाठ का नाम है, वह विषय जो आज के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, श्रम विभाजन और जात प्रथा। श्रम विभाजन और जात प्रथा के साथ साथ एक और बात इन्होंने स्पष्ट रूप से इस पाठ में दर्शाया है, वह है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो ये दोनों जो विषय इन्होंने दिए हैं, अपने आप में एक उद्वेलित करने वाले विषय हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे विषय इन्होंने आपके पाठ में प्रस्तुत किया है। ये पाठ हमें बताता क्या है? बहुत कुछ हम अपने समाज से जो जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने समाज के लोगों द्वारा जो सुनते हैं, जानते हैं, उसमें कितना तथ्य सही है, कितना तथ्य गलत है, उन सबको सोचकर अगर हम इस पाठ को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें सही जानकारी मिलती है, सही ज्ञान हमें मिलता है। तो यह पाठ जो लिखा गया है, श्रम विभाजन और जात प्रथा। पहले तो हम टॉपिक पर आ जाते हैं। विषय क्या है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब है, यहाँ श्रम मतलब काम या पेशा कहते हैं। तो काम का विभाजन, किसी भी देश में कार्य का, काम कहिए चाहे पेशा कहिए चाहे श्रम कहिए, कार्य का विभाजन आवश्यक होता है। जैसे कोई शिक्षक का कार्य करता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लोहारी का काम करता है। तरह तरह के अलग अलग काम हैं और वही आपका एक तरह से काम विभाजन कहिए या कार्य विभाजन कहिए या श्रम विभाजन कहिए या पेशा विभाजन कर सकते हैं। जाति प्रथा, दूसरा शब्द जो है जाति प्रथा। जाति प्रथा, जाति तो मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग, जैसे हिंदू धर्म में लोग रहते हैं तो हिंदू धर्म के जितने भी मानने वाले हैं उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग वर्ग में रखकर जाना जाता है। उन्हीं वर्गों को एक जात, एक शब्द दे दिया जाता है। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग एक शब्द निर्धारित कर दिया जाता है, उनके काम के आधार पर, उनके रहन सहन के आधार पर, उनकी बोली भाषा के आधार पर, तो वो एक जाति निर्धारित हो जाती है। तो ये जाति हो गई। और प्रथा क्या है कि जो पारंपरिक रूप से जो अपने समाज में उसको अपनाया जाने लगा, वही प्रथा है। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के पाठ का। और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। भीमराव अंबेडकर जी की कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, उस समाज में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आदर्श समाज का निर्माण हो सके। तो उसमें 3 बातों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है उन्होंने, जिसमें सभी लोग स्वतंत्र हों। मेरी कल्पना का आदर्श समाज जो दिया है, उस टॉपिक में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कहते हैं कि सभी लोग स्वतंत्र, सभी लोगों के अंदर स्वतंत्रता का भाव हो और समता का भाव हो। दूसरा विषय है समता का भाव हो, समता मतलब समानता का भाव हो। तीसरा भाईचारे का भाव। ये 3 विषयों को आदर्श बनाकर, 3 विषयों को आधार बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मेरी कल्पना का आदर्श समाज आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा को जानने से पहले और मेरी कल्पना का आदर्श समाज जानने से पहले हम बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में जान लेते हैं। अपने समय के एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं महानतम व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले इनको जाना जाता है, इसलिए भी जाना जाता है कि इन्होंने एक छोटी जात से में जन्म लिया और जन्म लेने के उपरांत अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए ये इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत इन्होंने बैचलर की डिग्री प्राप्त की। अनेकों डिग्रियां इनके पास आ गई धीरे धीरे। तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी बात रही है। इन्होंने समय के साथ डटकर मुकाबला किया समय का और अपने आप को इतनी उच्चतम स्थान पर ले आए। तो उन्हीं के बारे में सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय को जान लेते हैं।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महू, एक जगह है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अक्सर हिंदी में लिखी गई हैं ज़्यादातर। उसका पहली रचना है द कास्ट इन इंडिया, जात भारत में जातियाँ, देयर मैकेनिक्स जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1917 में प्रथम प्रकाशन हुआ था इसका। द अनटचबल्स दूसरा है। हु आर दे, 1948 में। हु आर द शूद्रास, और उसके बाद है बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। इसी पर उन्होंने पीएचडी की थीसिस भी की थी 1916 में। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेंस, 1965 में लिखा। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 में। लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 1943 ईस्वी में। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, 1956 में पुस्तकें व भाषण है। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, ये पत्रिका, इस जनता पत्रिका का संपादन भी किया। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। कहने का मतलब हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया गया, रूपांतरण किया गया, और भारत सरकार के कल्याण जो मंत्रालय है वहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में यह प्रकाशित हुआ है। इनका निधन दिसंबर सन 1956 दिल्ली में हुआ। तो ये इनका जीवन था। आगे इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। मतलब कहा जा रहा है कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित हो, मतलब इन जो ऐसी सुविधाएं जो मात्र चंद लोगों को दी जाए, और उस देने के उपरांत और यह कहा जाए कि यह स्वतंत्रता है, लोग अपने मन से, अपने मनचाहे ढंग से किसी कार्य को अपना सकते हैं या सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, तो वह एक विशेष या कुछ विशेष लोगों का विशेषाधिकार ही हो सकता है या विशेष अधिकार ही हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। और कहते हैं फिर आगे, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अम्बेडकर अपने समय से के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सुपठित मतलब सबसे अधिक पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। अपने जनों में से कहने का मतलब अपने लोगों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका में है न्यूयॉर्क स्थान, फिर वहाँ से लंदन गए। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा तो अपने देश में ही प्राप्त की, लेकिन उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए और वहीं से लंदन चले गए पढ़ने के लिए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। उन्होंने मतलब हिंदू धर्म को जानने के लिए हिंदू धर्म की संस्कृत की धार्मिक पुस्तकें, पौराणिक पुस्तकें और वैदिक वाङ्मय जो लिखा गया था उसका अनुवाद कराया, उसके बाद पढ़ा, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक कहे जा सकते हैं, विधिवेत्ता, विधान बनाने वाले कहे जा सकते हैं, अर्थशास्त्री भी कहे जाते हैं, समाजशास्त्री भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, जैसे कि मैंने बताया बहुत पढ़े लिखे थे और उन्होंने वकालत की भी डिग्री प्राप्त की थी, और कुछ देश में रहकर उन्होंने वकालत भी किया। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों मतलब जिनको छुआ नहीं जाता था, मतलब ऐसे वर्ग जिनको अपने घर में पानी पीने की अनुमति नहीं थी, किसी और के घर में पानी पीने की अनुमति नहीं थी, किसी को किसी प्रकार का सामान नहीं छूने दिया जाता था, उनको दूर रखा जाता था, यही अछूत कहे जाते हैं। तो उन्होंने अछूतों
के लिए स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने की अथक संघर्ष किया। मतलब कह सकते हैं इनका मुख्य उद्देश्य जो था अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों का काम करने वाले लोगों को उनके मानव के अधिकार, जो मानव का अधिकार होता है, मानव से स्नेह, प्रेम, लगाव और साथ ही साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना होना, चाहे काम को लेकर, चाहे व्यवसाय को लेकर, चाहे नौकरी में, इन्हीं सब की, और साथ ही साथ उनको एक समाज में समानता का सम्मान दिलाने के लिए पूरे जीवन इन्होंने अपना अथक संघर्ष किया, अपना संघर्ष जारी रखा था। तो इसीलिए भी बाबा साहब अम्बेडकर को जाना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने देश का संविधान भी लिखा था, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने अपने जीवन का जो संपूर्ण काल था उसमें बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उसमें से एक संविधान निर्माण के रूप में भी उन्होंने काम किया है। अब आगे हम चलते हैं इस पाठ की तरफ। थोड़े से इस पाठ के बारे में भी जान लेते हैं कि इस पाठ में दिया क्या गया है और कुछ उनके बारे में और सारी जानकारियाँ हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। कहने का मतलब उनका इस देश के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जात में जन्मे डॉक्टर अम्बेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण एवं अपमान से गुजरना पड़ा था। इतिहास में पढ़कर, अगर पीछे इतिहास पलट कर देखेंगे तो अम्बेडकर साहब के जीवन का जो प्रारंभिक समय था उसमें जात के आधार पर उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना किया था। बड़ी मुश्किल से वो उन्होंने अध्ययन किया और शिक्षा प्राप्त की थी। उसमें उनको अपमानित किया जाता था, मारा भी जाता था, पीटा भी जाता था, पढ़ने के लिए रोका भी जाता था। तमाम प्रकार की चीज़ें उनके सामने देखने को मिली हैं। इसीलिए उन्होंने दलितों की मुक्ति और समाज में उनको सम्मान दिलाना, समता का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन इन्हीं लोगों के लिए समर्पित कर दिया। स्वयं इसीलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, देखिए उनके अंदर कैसे एक आत्मविश्वास जगता है। तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। सोचिए छोटा सा बालक कितना समझदार था, कितना अपने आप को जानता था, अपने समाज को जानता था। उसको लगता था, उसने अपने आप को देखा था, उसको लगता था कि हम जिस जात से जन्म लिए हैं उस जात के लोगों को या उस समाज के लोगों को कैसे पढ़ाई, शिक्षा से, व्यवसाय से, काम से और समाज में बराबर का सम्मान, इन सब से कैसे वंचित किया जाता है। और इसीलिए उनके दिमाग में ये बात बैठ गई। उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा और अपने जो अछूत हैं, जो दलित हैं, उनके लिए एक नया कानून बनाऊंगा। तो ये यहाँ पर ये बातें तो समझिए, साथ ही साथ एक छोटा बालक कैसे अपने अंदर एक संकल्प ले लेता है। बहुत बड़ा संकल्प था ये, जो कि समाज को परिवर्तित करना या समाज को एक नए रूप में लाना बहुत बड़ा काम होता है। ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उस बालक की उस उम्र को ध्यान में रखिए कि कितनी बड़ी संकल्पना मन में लेकर बैठा और अंत में इसको पूरा करने की पूरी कोशिश किया। और जहाँ तक देखा जाए तो उस कोशिश में वो सफल भी रहे। तो हर बालक जो आपकी उम्र का है, हम सबकी उम्र का है, वह ऐसे कार्य संकल्प लेकर अपने कार्यों को पूरा कर सकता है। इसका प्रमाण डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया। इसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर ही उन्होंने हिंदुस्तान की स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्त्र भरने का काम किया है। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों को विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी है। उनका कहने का मतलब है कि भाई हमें अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता तो मिल सकती है या हम अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता ले सकते हैं, हम गुलामी से बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक दासता है हमारे भारत में, जो एक जात के आधार पर सामाजिक दास बना लिया जाता है, उनका उन्मूलन बिना हुए
हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं। अगर स्वतंत्र हो भी जाते हैं तो हम सामाजिक जो दास्तां वो समाप्त नहीं होगी और कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ही स्वतंत्रता का अधिकार मिल पाएगा, स्वतंत्र रह पाएंगे। और इसलिए यह ऐसी स्वतंत्रता अधूरी स्वतंत्रता होगी जब तक समाज में सबको समानता, भ्रातृत्व और छूत आज जैसे सामाजिक जो निकृष्ट समाज है, गुण हैं, उनको बिना समाप्त किए सबको स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तो उनका एक चिंतन था, उन्होंने लिखा है। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। देखिए उनकी इस चिंतन जो उनका चिंतन था सामाजिक दास्तां के बारे में, छूतों के उत्पीड़न के बारे में, उसके पीछे भी 3 व्यक्ति उनके प्रेरक रहे हैं। उन 3 व्यक्तियों में पहले गौतम बुद्ध जी हैं, कबीर और ज्योतिबा बाई फुले। जाति उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज में से मोह भंग होने के बाद वे बुद्ध की समतावादी दर्शन से में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बन गए। कहने का मतलब जो ये छुआछूत भेदभाव का प्रचंड प्रवाह हिंदू धर्म में उन्होंने देखा, उससे उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर सन 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। कहने का मतलब उनका पूरा जीवन जो था वह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए अर्पित था। यह बात वे अपनी चिंतन और क्रिया के क्षणों में बराबर साबित करते रहते हैं। उनके चिंतन को अगर उनकी पुस्तकों में पढ़ा जाए, उनकी रचनाओं में पढ़ा जाए, तो यही बात उभर कर सामने आती है कि जीवन भर उन्होंने मानव मुक्ति, मानव दास्ता से मुक्ति और जन कल्याण अर्थात सभी लोगों का कल्याण हो, ऐसे चिंतन के द्वारा, ऐसे क्रिया के द्वारा उनके साहित्यों में उनके बारे में समझा और देखा जा सकता है। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए और ऐसे कार्य जो उन्होंने संकल्प लिया था, ऐसे कार्यों में वो सफल भी हुए। अब इसमें जो पाठ में दिया गया उसको भी समझ लेते हैं क्या है। यहाँ प्रस्तुत पाठ जो है अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। मतलब इसका जो एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो उन्होंने लिखा था, भाषण जो दिया था, उसी का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर ललई सिंह यादव ने किया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमत न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समता, स्वतंत्रता और बंधुता ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए। कहने का मतलब उनकी कल्पना का जो आदर्श समाज है उसमें 3 तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वह आदर्श समाज या आदर्श भारत कहलाएगा। उसमें एक तो समानता थी, सब चीज़ समान हो, सभी स्वतंत्र हो और आपस में सभी भाईचारा के बंधन में बंधे रहे। इन 3 तत्वों को अनिवार्य मानते थे और बात तो सही भी है। इन 3 तत्वों के आधार पर ही भारत का आदर्श समाज हो सकता है, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीत और समाज की सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका की प्रतिनिधि प्रकरण है। आज वे जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई। कहने का मतलब आज जो हमारा समाज है उसमें जाति के आधार पर लोग आपस में लड़ते हैं, मज़हब मतलब धर्म के आधार पर जो लड़ रहे हैं, ऐसे तथ्यों, ऐसे लेखन, ऐसी रचनाओं को हमारे सामने आना बहुत ज़रूरी है। उनका प्रासंगिकता होना, हम सबके सामने प्रस्तुत होना बहुत ज़रूरी है। उसी के रूप में NCERT
और वो भाग 2 जो कक्षा 12 में पढ़ाई जाती है, उसी में इस पाठ को संकलित किया गया है कि ताकि हमारे बच्चे, हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली है, वो वाकई में जाति प्रथा और मज़हब धर्म के आधार पर जो आपस में लड़ते हैं, वास्तविक रूप जाति नहीं होता, किसी मनुष्य की जाति नहीं होती, न तो उसका मज़हब होता है। वास्तविक अगर होता है तो मनुष्यता है, और मनुष्यता का मतलब है कि मानव एक दूसरे की समानता का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे की स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे में भाईचारा का भाव होना चाहिए। ऐसे तथ्यों को लाकर भीमराव अम्बेडकर जी हमें एक आईना दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज में ये सब होना चाहिए। मजहब और जाति के रूप में संघर्ष नहीं, लड़ाई नहीं, विषाक्त नहीं, एक दूसरे के प्रति विष नहीं भरा होना चाहिए। ऐसी चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। यह पाठ बहुत ही अच्छा है और समझने योग्य है, और आज हमारे समाज को जानने के लायक भी है कि हमारे समाज में चल क्या रहा है और होना क्या चाहिए। इस चीज़ को प्रेरित करता है। तो अगले दिन हम इस पाठ को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और समझिएगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इस पाठ में जाति के आधार पर किए जाने वाली असमानता का कितना तार्किक विरोध किया है, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।